A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो हम इसमें अशोका के मौर्यन एम्परर की बात करेंगे, मतलब हम मौर्यन किंगडम की बात करेंगे पूरे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिनको आप रिवीजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी बाकी की सीरीज़ जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ या एमसीक्यू सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक आपको यहीं मिलेंगे। तो अब तक जो है हम जो है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी में जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो है अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करती हूँ तो अब तक जो है हम स्टोन एज से हमने शुरुआत किया था। 2 लाख से 5 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल तक पेलियोलिथिक एज थी, और पेलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक एज थी जो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक थी। फिर 8,000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक जो थी नियोलिथिक एज थी। ये जो स्टोन एज थी इसको हम प्री हिस्ट्री कहा करते थे, क्योंकि इसमें हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट ऐसा हम मानते हैं कि उस टाइम नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो रिटन में हमें कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो अगर मतलब रिटर्न में लैंग्वेज जो लिखना है वो स्टार्ट नहीं गई थी। डेफिनेटली द लैंग्वेज एज अ स्पीकिंग प्रैक्टिस वो की जा रही थी, बट रिटर्न में एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं उस टाइम पीरियड के। तो इसलिए हमने उस पीरियड को कहा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद जो है सिविलाइजेशन की बात होती है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से इंडस वैली के आसपास जो है सारी की सारी सिविलाइजेशन का जन्म होता है। तो ये हमने 3500 बीसी से लेके हमने बात किया 1500-1700 बीसी तक। तो 1500-1700 बीसी से क्या होता है? 1500-1700 बीसी में होता है आगमन आर्यंस का। आर्यंस हमारे देश में आते हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से हमारे देश में एंटर करते हैं और फिर उसके बाद वो पार्ट ऑफ इंडिया बन जाते हैं, पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड एवरीथिंग। फिर हमने देखा था, फिर हमने आर्यन सिस्टम जो है उसको हम वैदिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे वेदों की रचना की। हम कैसे जान पाते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में? क्योंकि हमने वेदों को पढ़ा है। तो जो वेद लिखे गए उस वक्त उसको हमने पढ़ा और हमने जाना कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस उस टाइम पर की जाती थी। उसके बाद आती है ये जो वैदिक एज थी, वो हमने पढ़ा उसको 1500-1700 बीसी से लेके 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक एज थी। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक थी लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज को इसलिए कहा गया, उसमें लेटर 3 वेदास की रचना हुई। लेटर वैदिक एज जब खत्म होती है तो उसके बाद हमने पढ़ा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। ये उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, 500 बीसी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। फिर हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा लास्ट चैप्टर में। बुद्धिज्म और जैनिज्म का आगमन क्यों हुआ था हमारे देश में? वो इसलिए हुआ था क्योंकि लोग वैदिक रिचुअल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वैदिक रिचुअल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे, सेग्रीगेशन हो गया था सोसाइटी में, वर्णा सिस्टम डेवलप हो गया था। कुछ वर्ण के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस प्राप्त थे, कुछ वर्ण के लोगों को कोई राइट्स नहीं थे। तो इन सारी कुरीतियों से जो लोग परेशान थे, तो इसके बाद होता है आगमन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। और भी कई तरीके की चीज़ों का आगमन होता है, बट जैनिज्म और बुद्धिज्म उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात अब हम 500 बीसी से बात कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं 300 बीसी के अराउंड। तो उस टाइम पे आते हैं, मतलब जिस टाइम पे वैदिक एज खत्म हो रही है, जिस टाइम हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर रहे हैं, पैरेलली उस टाइम पे जो है वो जो महाजनपद थे, महाजनपद की स्थापना हो रही थी, बड़े बड़े। अब जब हमें आते हैं मौर्यन एम्पायर में, तो हम मौर्यन एम्पायर में एंटर कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे 300 बीसी के अराउंड की बात होगी इसमें। तो इसमें हम अशोका की बात करेंगे, हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन जो था मौर्यन एम्पायर का, अगर हम मौर्यन एम्पायर को, पहले मैं आपको सबसे पहले मैप दिखाना पसंद करूँगी। ये देखिए एडिक्ट्स यहाँ पे मिले हैं हमें अशोका के। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो इस एम्पायर को आप देखिए। सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर है उन्होंने कहाँ से लिया था? उससे पहले यहाँ पे इसको मगध एम्पायर कहा जाता था। इसका जो है टेक ओवर किया गया था, ये हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। तो मगध एम्पायर कहाँ था? देखिए मगध एम्पायर इस एरिया को बोला जा रहा था। उसके बाद टेक ओवर किया जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त का जो इनिशियल जो साम्राज्य था वो यहाँ तक था। उसने जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ में भी जो ग्रीक एम्बेसडर है उसके साथ में आके जो यहाँ पे जो ग्रीक राजा होता था उसका भी जो टेरिटरी था, यहाँ पे तक्षशिला हुआ करता था, उसका टेरिटरी को भी एनेक्स कर लिया। तो इस टाइम पे फिर क्या बन गया था? मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा हो गया था। चंद्रगुप्त ने एक्सपेंशन इसको पूरा यहाँ तक कर दिया था, ईरान वगैरह सारी जगह पे। ये हमारा मौर्यन एम्पायर हो गया था। फिर आता है बिंदुसारा द सन ऑफ चंद्रगुप्ता। बिंदु जो बिंदु है उन्होंने क्या किया? बिंदु ने इसको और एक्सटेंड कर दिया। सिर्फ ये वाला पोर्शन बता था चेला छोरा चेरा चोला, आई एम सॉरी, चेरा चोरा और यहाँ पे जो पांड्याज,
चेरा, चोलास एंड पांड्याज, ये 3 किंगडम्स यहाँ पे बची थी। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है अभी, यहाँ पे बचा हुआ है कलिंगा उड़ीसा में, तो ये बच गया था। बाकी का सारा इंडिया जो है ऑलमोस्ट, जो मेन इंडिया है वो उसके पूरे टेरिटरी में आ गया था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये लोग नहीं जा पाए थे इधर, लेकिन ये पूरा का पूरा देखिए इतना विशाल साम्राज्य था। फिर आते हैं अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने कलिंगा को भी अपने साथ एनेक्स कर लिया, सिर्फ ये वो लोग रह गए थे, ये इसको भी कर लेते। बट कलिंगा की जब वॉर हुई तो फिर अशोका का जो है वो मोह भंग हो जाता है। आपने बहुत सारे मूवीज़ भी देखे हैं, मूवीज़ में कुछ सच्चाई है, 100% सच्चाई नहीं है। 100% सच्चाई आपको किताबों को पढ़ के मिलेगी, क्योंकि मूवी जो डिपिक्शन होती है वो एक आर्ट फॉर्म डिपिक्शन है। वो इस तरीके से डिपिक्ट की जाती है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट भी दे साथ में, और आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आए। तो उनका मेन पर्पज़ एंटरटेनमेंट होता है, उनका मेन पर्पज़ आपको हिस्ट्री पढ़ाना नहीं होता। तो अगर जो हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती हैं, जो जनरली जो होती है उसके अंदर सच्चाई जो है 50% से भी कम मिलती है आपको। फिर जो है अशोका द ग्रेट ने एम्पायर को यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया, बट लेटर ऑन आफ्टर कलिंगा, इमीडिएटली आफ्टर कलिंगा वार जो है अशोका का मन चेंज हो जाता है एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर के फाउंडेशन की बात करते हैं, तो उस मौर्यन एम्पायर के आने के बाद एक नया हिस्ट्री का जन्म होता है। अभी तक हम किस हिस्ट्री की बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात किया था वैदिक हिस्ट्री के बारे में बात किया था। वैदिक हिस्ट्री से परेशान होकर कौन आया था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अशोका के आने के बाद एक बड़े बड़े साम्राज्य को हमने देखा। इतने बड़े साम्राज्य को अभी तक हमने नहीं देखा था। इतना बड़ा कोई भी साम्राज्य नहीं था जितना बड़ा मौर्यन एम्पायर हुआ अभी तक की हिस्ट्री में। अब फिर उसके बाद कुछ ग्रेट किंग्स के बारे में हम बात करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे लेटर ऑन, गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट एम्पायर। बट मैं बात कर रही हूँ अब तक मैंने जो बात की है, स्टोन एज से शुरुआत की हमने, इंडस वैली की बात की हमने, वैदिक एज की बात की, और उस टाइम पे अलग अलग जनपद थे, महाजनपद थे, उनकी बात की। लेकिन उन सब में से मॉडर्न एम्पायर वाज द ह्यूज एम्पायर इस जगह का। तो फाउंडेशन जो है उसने हिस्ट्री के नए चैप्टर्स को खोला, नए ईरा को खोला। पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वाज अचीव ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको मैंने पूरा मैप में दिखाया है, तो मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हो रही है, मतलब कि वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया वाज अंडर द साम्राज्य ऑफ मौर्य। मौर्यन साम्राज्य के अंदर जो है, अशोका के एम्पायर के अंदर जो है पूरा का पूरा इंडिया ऑलमोस्ट आ गया था। सिर्फ साउथ इंडिया के पांड्यास, चेरास एंड चोलास बच गए थे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी बातें जो है, ये हमको पता कैसे चलती हैं? ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमें पता चलती हैं इंडिजिनस एंड फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज। कुछ किताबें हमारे देश में लिखी गई, कुछ किताबें बाहर के जो एम्बेसडर्स हमारे देश में उस वक्त आए उन्होंने लिखी। तो ये सारी चीज़ें, कुछ एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स मिले हमें, कुछ रॉक एडिक्ट्स मिले, कुछ माइनर एडिक्ट्स मिले। उन सब को पढ़ के हम सारी चीज़ों को कंपाइल करते हैं। उन किताबों को पढ़ के जो हमारे देश में लिखी गई हैं, उन किताबों को पढ़ के जो बाहर के देश में लिखी गई हैं, और जो रॉक एडिक्ट्स, जो अवशेष हमको यहाँ पर मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, उन सब का एक कंबाइंड जो एसेंस है, उससे हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम पे इस तरीके से रहा होगा। तो लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करते तो हमें क्या क्या मिला? अगर हमारे देश की बात करते तो उस टाइम पे कौटिल्य जो हुआ करते थे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो कौटिल्य कौन से किसके कोर्ट में हुआ करते थे? कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त के कोर्ट में हुआ करते थे। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा। जो अर्थशास्त्र है, इट इज़ नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। इट इज़ अबाउट पॉलिटी। तो ये पॉलिटी का किताब है, नाम इसका अर्थशास्त्र है, बट ये किताब किसके बारे में बताता है? वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिकली वो फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है पॉलिटी के बारे में। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पुराणास जो थे वो उनमें भी मेंशन है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म उस टाइम पे प्रेवलेंट था, मतलब बुद्धा गए थे और महावीर जैन भी उस टाइम से चले गए थे, लेकिन उनके जाने के 100-200 साल तक जो है पूरा इन्फ्लुएंस था, बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने अपने बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो जातका उनके स्टोरीज होते हैं, उसमें लिखा। उसमें भी उन्होंने मेंशन किया मौर्य साम्राज्य के बारे में। सिलोनीज क्रॉनिकल्स, दीपवंशा एंड महावंशा जो है वो भी लिखे गए थे। सिलोन कौन सी जगह है? सिलोन है श्रीलंका। ठीक है, तो सिलोन जो है श्रीलंका को बोला जाता है। तो सिलोन के जो दीपवंशा और महावंशा है उसको भी हमने देखा, उससे भी हमने पढ़ा। अगर हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो लिटरली सोर्सेज मिले हैं ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। लिटररी सोर्सेज में अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पे लिखा गया था, इंडिका, मेगास्थनीज का बुक जो है इंडिका, उससे भी हमें मिलता है। और आर्कियोलॉजिकल में अशोका के रॉक एडिक्ट्स हमको मिलते हैं।
जिनसे हमें क्या पता चलता है, जिनसे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, बुक की बात कर रहे हैं पहले, तो अर्थशास्त्र जो है उसको किसने लिखा? उसको लिखा कौटिल्य ने। ये कंटेम्प्रेरी था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट जो थी, उसका जो दरबार था, उसके अंदर रहता था कौटिल्य। तो कौटिल्य को क्या कहा जाता था? उसको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता था। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ही वॉज सो ब्रेनी, वो इतना समझदार इंसान था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी बात सुनकर भी सारे एक्शन लिया करते थे। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड बाय आर श्यामा शास्त्री। 1904 में जो है आर श्यामा शास्त्री जो है उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्कवर किया, जो अर्थशास्त्र जिस पे लिखा गया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जो पत्तों पे या पेड़ों की छालों पे लिखी जाती थी, दैट वी ऑलरेडी नो। तो कौटिल्य जी जो है, कौटिल्य को बोला जाता था इंडिया का मैकियावेली। उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया था। इसके अंदर कितनी किताबें हैं? इसके अंदर 15 किताबें हैं। इनके अंदर 180 चैप्टर्स है। 15 किताबें हैं टोटल जिसमें अर्थशास्त्र को लिखा गया। मतलब सोचिए कि आप पॉलिटी की जो किताब पढ़ते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा किताबें अर्थशास्त्र में। ओके, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट था वो डील करता था किंग और उसकी काउंसिल के साथ और डिपार्टमेंट। सेकेंड जो है सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के साथ डील करता है। और थर्ड जो है डिप्लोमेसी एंड वॉर से डील करता है। मैंने आपको बताया था ये पॉलिटी का किताब है, ये इकोनॉमिक्स का किताब नहीं है। तो अर्थशास्त्र के बारे में ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक और बुक थी जो उसी इंडिया में लिखी गई थी उसी टाइम पे, वो थी मुद्रा राक्षस। जिसको किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस को किताब को लिखा था विशाखा दत्त ने। ये एक तरीके का ड्रामा था, संस्कृत का ड्रामा था। मतलब सोचिए उस टाइम पर भी अगर आपको अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्क एंड वॉर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, लोगों के पास वक्त हुआ करता था जिसमें कि वो प्लेज देखा करते थे। तो अगर प्लेज उनको देखना पसंद है तो कोई तो ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो उस प्ले को लिखा करते थे। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने एक प्ले लिखा था, इसलिए संस्कृत में लिखा गया था वो भी। तो ऑल दो रिटर्न ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इसको जो लिखा गया था गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, मतलब लेटर ऑन, अभी मौर्य पीरियड में नहीं लिखा जा रहा। लेकिन ये डिस्क्राइब करता है कि चंद्रगुप्त जो है, कौटिल्य जो है, ओवरथ्रू नंदा जो डायनेस्टी थी उस टाइम पर, उसको ओवरथ्रू करके, उसको हटा के, उसको हरा के, तब जो है चंद्रगुप्त जो है थ्रोन में उसने अक्वायर किया था। मतलब वो राजा कैसा बना? नंदा जो डायनेस्टी थी उसको उन्होंने हटा दिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुप जो हो जाता है, राजा को हटा दिया जाता है, उसको हटा के फिर जो है चंद्रगुप्त राजा बना था। तो वो पिक्चर बताता है वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी। ऑल दो मुद्रा राक्षस कब लिखा गया? और मुद्रा राक्षस लिखा गया विशाखा दत्त के द्वारा गुप्ता पीरियड में। ये गुप्ता कोर्ट में रहता था ये। ओके, जो गुप्ता पीरियड है वो चंद्रगुप्ता पीरियड नहीं है। चंद्रगुप्त जो है राजा है मौर्यन, ये मौर्यन एम्पायर है। जो गुप्ता पीरियड जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके राजा अलग हम पढ़ेंगे, वो अलग गुप्ता पीरियड है, ठीक है। उसको हम लेटर ऑन इन चैप्टर्स को खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। तो ये जो पीरियड है ये मौर्य है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, मतलब वो दादाजी है अशोका के। तो क्या बात कर रहे थे हम? यस, तो हम बात कर रहे थे मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस दूसरा सोर्स है जो लिखा काफ़ी सालों बाद गया था, बट ये बात करता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर एक बुक है इंडिका। इंडिका उसी टाइम पे लिखी गई थी। तो इंडिका इज द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था ग्रीक एम्बेसडर था। जैसे हमारे अभी IFS वाले लोग होते हैं वो एम्बेसडर बन के जाते हैं दूसरे देशों में, तो वही जो है उसी तरीके से मेगास्थनीज जो था वो ग्रीक का एम्बेसडर था जो इंडिया आया था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता से मिलने के लिए वो आया था, ग्रीक वाले राजा ने उसको यहाँ पे भेजा था। तो उसकी जो बुक है उसके अंदर भी, उसकी पूरी बुक नहीं मिली, उसके फ्रेगमेंट्स मिलते हैं हमको, इंडिका पूरी बुक नहीं मिल पाई। उसने किताब लिखी थी, उसके बारे में भी उसने मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था। तो उसमें डिटेल में बताया जाता है कि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी कैपिटल सी थी, पाटलिपुत्र थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, उसने सारी चीज़ें लिखी। तो उसने वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में भी लिखा अपनी किताब में। तो इससे हमें पता चलता है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, वो तो लिटरेरी सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है अशोका के रॉक एडिक्ट से पता चलता है। तो कितने रॉक एडिक्ट्स हैं? टोटल जो है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और माइनर एडिक्ट्स काफ़ी सारे हैं। तो जो एडिक्ट्स क्या होते थे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, मतलब कि बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिससे कि अलग अलग, आपको कुछ लोगों ने एडिक्ट्स को देखा भी होगा, माइनर एडिक्ट, मेजर एडिक्ट्स आपने देखे होंगे साइट्स पे जाके। तो क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर जैसे कि अलग अलग जगह पे, पार्क वाली जगह है या सड़क का चौराहा है, उस जगह पे लगा दिए जाते थे, उनके ऊपर लिख दिया जाता था मैसेज। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे होर्डिंग्स लगते हैं ना, अभी हमारे होर्डिंग्स तो थोड़े टाइम के लिए लगते हैं क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट पर्पज है तो उसको हटा दिया जाता था, बट ये क्योंकि राजा खुद बताना चाहता था अपनी प्रजा को, तो ये एक तरीके के होर्डिंग्स होते थे
जो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, पार्क, चौराहा, ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दिए जाए, मंदिर के पास उस जगह पे लगा दिए जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो जब वो लोग विजिट करेंगे तो वो उस होर्डिंग को पढ़ लेंगे, उस पर क्या लिखा होगा, राजा का मैसेज लिखा होता था, तो वो उसको पढ़ लिया करते थे। तो जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का वॉज फर्स्ट डिसाइफर बाय जेम्स प्रिंसेप, जो है 1837 में इन्होंने सब डिसाइफर कर लिया था। 1837, सोचिए हमने 1857 की रिवोल्ट भी शुरू नहीं किया था अभी हमको इतनी भी अकल नहीं आ रही थी, डोंट माइंड माई वर्ड्स, ठीक है। 1857 में अभी हम इतने भी कॉन्शियस नहीं थे कि हम अपनी आज़ादी की बात कर लें। उस टाइम पे जेम्स प्रिंसेप हमारे देश में आके, मतलब अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे उसमें से भाई लिटरेरी, उसमें से इंटेलिजेंट लोग भी आते थे जो कि लिटरेरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्होंने आके इसको डिसाइफर भी किया था। ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। देखिए उस टाइम पे अशोका जिस टाइम पे हैं उस टाइम की बात आप सोचिए, बुद्धिज़्म अभी अभी फ्लरिश कर रहा है, ओके, बुद्धा अभी गए हैं, बुद्धिज़्म फुल ब्लूम पे था। तो उस टाइम पे बुद्धिज़्म का क्या टेनेट था हमने पढ़ा था, वो लोकल लैंग्वेज में लिखना पसंद करते, तो इसलिए पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पाली लोकल लैंग्वेज थी। बाकी की बुक्स आप देखिए, मुद्रा राक्षस भी और अर्थशास्त्र भी, दोनों किस में लिखी गई है, संस्कृत में। मुद्रा राक्षस बाद में लिखी गई है एंड अर्थशास्त्र जो है उसी टाइम पे लिखी गई थी, बट संस्कृत में लिखी गई थी बिकॉज इट वॉज द बुक फॉर किंग एंड उसके जो पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। बट अशोका के टाइम तक आते आते उसे समझ में आ गया था कि जो वो लिखवाएगा उसे पाली लैंग्वेज में ही लिखवाऊंगा ताकि सारी जनता उसे पढ़ पाए। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी पाली लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर भी लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शायद पाली नहीं जानते होंगे, तो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर लिखा गया था। टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। 2 कलिंगा एडिक्ट्स आर फाउंड इन न्यूली कॉन्कर टेरिटरी। कलिंगा उन्होंने लास्ट में कॉन्कर किया था, तो उसके अंदर भी 2 एडिक्ट्स उन्होंने बाद में लिखवाए थे। अगर माइनर एडिक्ट्स की बात करें तो माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स भी हमको मिलते हैं। ये जो एडिक्ट्स हैं ये डील्स विद द अशोका धम्मा, उसके धम्मा के बारे में बोलते हैं। धम्मा का मतलब यहाँ पे धर्म नहीं है, धर्म से इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए। धम्मा का मतलब है उनका आचरण किस तरीके का होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ये सारा उनके धम्मा के टेनेट्स थे, तो उसके अंदर लिखे गए हैं। धम्मा के बारे में बताता है, धर्म के बारे में नहीं बताता। तो 13 रॉक एडिक्ट जो है वो बताता है कलिंगा वॉर के बारे में। देखो कुछ कुछ जो मेजर एडिक्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई 14 नंबर एडिक्ट में ये लिखा हुआ है, 7 नंबर एडिक्ट में ये लिखा हुआ है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो पिलर जो एडिक्ट है 7, वो किसके बारे में बताता है? समरी ऑफ हिज एफर्ट्स टू प्रमोट धम्मा विद इन हिज किंगडम। अशोकन इंस्क्रिप्शन रिमेन वैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडी ऑफ अशोका एंड मौर्यन एम्पायर। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थी जो कि लिखी गई थी पत्थरों के ऊपर, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा। क्या किस चीज़ का सोर्स है ये जानने के लिए सोर्स है कि किस तरीके का उस टाइम पर प्रैक्टिसेस किया जा रहा है। ओके, अगर हम एडिक्ट की बात करते हैं अशोका की, तो ये देखिए ये पूरा मैप में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है मेजर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, माइनर एडिक्ट। ये वाले मैप को जो है आप टोटली रेफर कर सकते हैं अपने रिविजन पर्पस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य की, तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होती है 322 से 298 बीसी की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था हम 300 बीसी में एंटर कर चुके हैं। बुद्धा किस टाइम पे बात कर रहे थे? हम 500 बीसी की बात कर रहे थे। अब हम कहाँ पर आ गए? 600 बीसी तक हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा है, उसके बाद में जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा हमने। तो जो अब हम बात कर रहे हैं 322 बीसी की बात कर रहे हैं, ये वो पीरियड है जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर हैं मौर्यन एम्पायर के। तो उन्होंने कैसे कैप्चर किया था? उन्होंने कैप्चर किया था इसको, उनको ये मिला नहीं था कि भाई तू वो, कि उनके फादर थे वो राजा नहीं थे। जो चंद्रगुप्त है उन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया था, ना कि उनको वो मिला था हेरिडिटरी में। हेरिडिटरी में नहीं मिला था, उनके जो पिताजी हैं वो राजा नहीं थे, तो इसलिए हेरिडिटरी में चंद्रगुप्त मौर्य को राजपाट नहीं मिलता। वो किससे लेते हैं? वो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर है धननंदा, उनसे उसको कैप्चर करते हैं। धननंदा को असैसिन करके जो है उसको हम वो प्राप्त कर लेते हैं। इन दिस टास्क असिस्टेड बाय, उनको हेल्प कौन करता है? कौटिल्य हेल्प करता है उनको, हु वॉज ऑल्सो नोन एज चाणक्य। जो कौटिल्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, उनका दूसरा नाम जो है चाणक्य भी है, तीसरा नाम उनका विष्णुगुप्त भी है। तो उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, उनका नाम चाणक्य भी था, उनका नाम कौटिल्य भी था।
कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंदा डायनेस्टी से उसके राजा जो धननंदा था उसको मार के जो है पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर एस्टैब्लिशिंग पावर गैंजेटिक वैली जो है, गंगा की जो वैली है, ही मार्च टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। अब जो है मगध की आपने देखा ना, हमने देखा था अभी मैप में, पहले यहाँ पे ये मगध में था सिर्फ, ओके, नंदा रूलर यहाँ पे हो रहा था मगध में। तो उसके बाद कैप्चर करने के बाद उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया नॉर्थ वेस्ट साइड पर, यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि वो यहाँ पे कौन था उस टाइम पे। यहाँ पे तो उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, सेंट्रल इंडिया को ऑक्यूपाई किया। हिज पावर इन द गैंजेटिक वैली हैज मार्च टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी गए वो, सेंट्रल इंडिया की तरफ भी उन्होंने एक्सपेंशन करते हैं। चंद्रगुप्त की बात हो रही है, तो चंद्रगुप्त ने लेटर ऑन क्या किया, जैनिज्म को एम्ब्रेस कर लिया। वो किस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है जब जैनिज्म के 2 सेक्ट में डिवीजन हो रही थी, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर वाले थे जो कहते थे कि वो स्काई क्लैड रहेंगे, मतलब नेकेड रहेंगे, उस वाले को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और ये साउथ में चले गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड स्टेप डाउन टू द फ्रॉम द थ्रोन एंड फेवर्ड हिज सन बिंदुसारा। तो इन्होंने बिंदुसारा अपने बेटे को राजा बना दिया और चंद्रगुप्त ने जैनिज्म अडॉप्ट करके साउथ में चले गए और लास्ट में जो सवर्ण बेलागोला है वहाँ चले गए थे मैसूर के पास और जैन मॉन्क्स के साथ ही रहे और फिर लास्ट में ही डाइड। उन्होंने जैनिज्म में ये बोला जाता है कि जब वो लास्ट जो डेज आते हैं तो जैनिज्म में जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जैनिज्म को, वो लास्ट में क्या करते हैं, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं एंड दे सरेंडर देमसेल्व्स टू जो मतलब भगवान को तो नहीं मानते हैं, जो नेचर है उसको सरेंडर कर देते हैं ताकि उनके प्राण जो है वो फिर निकल जाते हैं। ठीक है, जो ट्रीटी है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पर जो हुई थी, चंद्रगुप्त जो है नॉर्थ वेस्ट की साइड पे मूव कर रहे थे। 305 में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो है नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो है, जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान ईरान वाला जो एरिया है, वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर जो है राजा वो रहा करता था, जिसका हु वॉज अलेक्जेंडर्स जनरल कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अलेक्जेंडर का उस टाइम पे रूल चल रहा है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको कोरिलेट करेंगे, जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे चल रहा है शासन, उसी टाइम पे अलेक्जेंडर उसके कंटेम्प्रेरी है। तो जो अलेक्जेंडर था उसका जो जनरल था उसने उसको इंडिया में भेजा हुआ था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसका जो उसके कोर्ट से हमारे पास एक एम्बेसडर आया था जिन्होंने इंडिका लिखी थी बुक। ठीक है, वो कोरिलेट करिए आप। तो वहाँ पे अलेक्जेंडर का जनरल है जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर है, वो उसका सारा का सारा राजपाट देखता है उस एरिया में। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, उसकी तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, उसके अगेंस्ट में। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम, उनकी जो लड़ाई होती है उसमें वो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर जो है ट्रांस इंडस जो टेरिटरीज है वो दे देता है किसको, वो दे देता है मौर्यन एम्पायर को, जिसमें से अरिया, आर्कोसिया एंड गेड्रोसिया जो है ये सारा मौर्यन एम्पायर में आ जाता है। और मौर्यन एम्पायर देखिए इतना एक्सपेंड हो जाता है, ये जो है ये वाला देखिए मैप, ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर में शामिल हो जाता है। ये पूरा किसका था, ये था अलेक्जेंडर का एम्पायर था उस टाइम पे। तो अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ उनकी लड़ाई होती है, लड़ाई में जो है लड़ाई में हार जाते हैं, तो फिर ये अपना सारा ये वाली सारी टेरिटरी जो है मौर्यन एम्पायर को दे देते हैं, साथ में ये अपनी डॉटर भी देते हैं उसको शादी करने के लिए। ठीक है, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता था। जब भी इनकी लड़ाई वड़ाई होती थी ना, तो ये क्या करते थे, लड़ाई को बंद करने के लिए दूसरा राजा क्या किया करता था, अपनी डॉटर से उसकी शादी करा दिया करता था, एक और उनको मिल जाती थी। तो ही ऑल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू मौर्यन प्रिंस। उस टाइम के जो मौर्यन प्रिंस रहे होंगे, बिंदुसारा ही रहे होंगे उस टाइम पे, उसको वो अपनी डॉटर भी दे देता है। ओके, चंद्रगुप्त जो है मेड अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस। उसमें ये भी लिखा गया उस टाइम पे चंद्रगुप्त ने जो है 500 एलिफेंट्स को दिया था। 500 एलिफेंट कहाँ से आए थे उनके पास, जो मगध एम्पायर था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो फ्लरिश इसलिए किया गया था, वहाँ पे जंगल भी थे, वहाँ पे आयरन के माइंस भी थे, कोयला सब कुछ था वहाँ पे। तो जंगल थे, जंगलों में हाथी रहते थे, तो हाथी को वो टेम करके उसको ट्रेन कर दिया करते थे, इसीलिए मगध एम्पायर इतना फ्लरिश किया था। तो ये भी उसी जगह से आते हैं, मौर्यन एम्पायर भी उसी जगह पे आता है बाद में। तो मौर्यन एम्पायर के पास भी एलिफेंट्स होते हैं। तो 500 एलिफेंट्स जो थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में दे दिए थे, खुश होके। मेगास्थनीज जो था वो मौर्यन कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर बन के आया था, जिसने बाद में क्या किया, मेगास्थनीज ने बुक लिखी इंडिका में हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। और ये सब किसका था, ये राजपाट, ये सब अलेक्जेंडर का राजपाट था। सेल्यूकस निकेटर उसका जनरल था, वो उसकी टेरिटरी को संभालता था इंडिया के पास में, राइट। तो को रिलेशन के साथ पढ़ते जाओ भाई। उसके बाद आते हैं जी
चंद्रगुप्ता जो है अडॉप्ट कर लेते हैं जैनिज्म और बिंदुसारा को हैंड ओवर कर देते हैं कि बिंदुसारा अब आप संभालिए। बिंदुसारा का टाइम पीरियड है 298 से लेके 273 बीसी तक। अब हम 200 बीसी में एंटर कर गए हैं। बिंदुसारा जो आते हैं उनको राजपाट किस में मिला? हेरिडिटरी में। लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं मिला था। चंद्रगुप्त ने नंदा एम्पायर को ओवरथ्रो किया था, तब जाके उनको राज मिला था। जो बिंदुसारा है उनको हेरिडिटरी में मिल जाता है सारा राज्य। बिंदुसारा जो है वॉज कॉल्ड बाय ग्रीक्स। अब ग्रीक्स के साथ में हमारे रिलेशनशिप है क्योंकि उन्होंने ग्रीक वाले जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपनी डॉटर को दे दिया। तो सेल्यूकस निकेटर की डॉटर के साथ शादी हुई है इनकी, तो ग्रीक्स के साथ इनकी रिलेशनशिप है। तो बिंदुसारा वॉज कॉल्ड बाय ग्रीक्स एट अमृत गाथा, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज। उन्होंने उसको नाम दिया अमृत गाथा का। देखिए एक दूसरे को टाइटल बहुत देते थे उस टाइम पे, बड़ा ट्रेंड था कि एक दूसरे को टाइटल दे दिया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कॉलेज में जब हम जाते हैं तो एक दूसरे हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हम उनको अलग अलग टाइटल दे देते हैं ना। जो ज़्यादा सोता है तो हम उसे कुंभकर्ण बोल देते हैं। मतलब दिस इज आई एम बीइंग वेरी हम्बल। आप अलग अलग तरीके के टाइटल्स देते हो, ठीक है, कॉलेज में, वो सब आपको पता रहेंगे। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, बड़े फेमस टाइटल्स दिए जाते थे दूसरे राजा को। खुश होकर अमृत गाथा बोल रहा है उसको। अमृत गाथा का मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमीज, जो एनिमीज को मार देता है। ही सेड टू हैव कॉन्कर्ड द दक्कन अप टू मैसूर। तो इसने जो है बिंदुसारा है उसने मैसूर तक अपने राजपाट को फैला दिया था। सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के 3 किंगडम्स बच गए थे, वहां तक सारा राजपाट फैल गया था और इधर कलिंगा बच गया था। तो जो तरननाथ जो है एक मॉन्क थे उस टाइम पे तिब्बत के, तरननाथ, स्टेट्स दैट द बिंदुसारा कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन 2 सीज। उन्होंने बिंदुसारा के बारे में बोला है कि उन्होंने 2 समुद्रों के बीच वाली 16 स्टेट्स को कॉन्कर कर लिया था। 2 समुद्र कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इन दोनों के बीच में जितना भी सारा का सारा जमीन आती है वो सारा का सारा कॉन्कर कर लिया था बिंदुसारा ने। ऐसा उनके बारे में लिखा गया है। किसके द्वारा? तिब्बतन मॉन्क के द्वारा। तरनथा ये जो है तिब्बतन मॉन्क हैं एक, उन्होंने लिखा, राइट। संगम की जो तमिल लिटरेचर है उसमें भी मौर्यन इन्वेजन के बारे में कंफर्मेशन हमको मिलती है। नीचे जो थी संगम लिटरेचर लिखा जा रहा था उस टाइम पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो नीचे की 3 किंगडम्स हैं उसके अंदर संगम तमिल लिटरेचर की भी उस टाइम पे लिखा जा रहा है, तो उसमें भी इसके बारे में मेंशन है। सो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द मौर्यन एम्पायर अंडर बिंदुसारा एक्सटेंडेड अप टू मैसूर। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन यहाँ पर अब तक हो चुका था, अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन। इसके बाद और एक्सपेंशन होगा जो कि अशोका के पीरियड में हो गया। तो बिंदुसारा जो है उसने सपोर्ट किया था आजीविकास को। ये रिलीजियस सेक्ट है, किसके? बुद्धिज्म के जैनिज्म के। दिस इज योर होमवर्क, ओके। देखो किसके सेक्ट है आजीविकास, तो इसको भी वो सपोर्ट कर रहे थे। अब उनके जो फादर थे, आप समझ जाइए, वो उनके फादर ने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया है। तो अब आप ये सोचिए ना कि ये सारी की सारी पूरी फैमिली जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए प्रो थी। मतलब ये उन टेनेट्स को फॉलो कर रहे थे, मतलब उनके फैमिली में थी हिस्ट्री, कहने का ये मतलब है। एक्सपेंशन देखिए, मगधा एम्पायर यहाँ से शुरू होता है, चंद्रगुप्ता के टाइम पे यहाँ तक हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्ता ने पूरा का पूरा सेल्यूकस निकेटर से भी ये पूरा ले लिया। फिर आते हैं बिंदुसारा, उन्होंने और इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? यहाँ तक, मैसूर तक। अब आएंगे उसके बाद अशोका, उन्होंने यहाँ तक एक्सपेंड करके, यहाँ तक एक्सपेंड करके कलिंगा को भी अपने साथ मिक्स कर लिया। ये थी मैक्सिमम एक्सपेंशन मौर्यन एम्पायर की अंडर अशोका। फिर आते हैं किंग अशोका द ग्रेट, जो आते हैं 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक। जब बिंदुसारा जो है ये राजा बनने से पहले, अशोका जो है राजा बनने से पहले गवर्नर थे उज्जैन के, ओके। ही ऑल्सो सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन तक्षशिला। तक्षशिला में उस टाइम पे, इनके टाइम पीरियड पे रिवोल्ट हुआ होगा, उन्होंने उसको भी क्या किया था? सप्रेस किया था। उस टाइम पे रूल कौन कर रहे थे? बिंदुसारा रूल कर रहे थे। और अशोका उस टाइम पे कौन थे? अशोका उनके गवर्नर थे। So there were an interval of 4 years between Ashoka's accession to throne and his actual coronation. अशोका जो है राजा के पद को उन्होंने धारण कर लिया था 273 में, लेकिन उनका एक्चुअल जो कोरोनेशन है, जो उनका राज अभिषेक जिसको कहा जाता है, उसके बीच में 4 साल का गैप था। तो इस 4 साल के गैप से हमें पता चलता है कि लोग उनके आने से ज़्यादा खुश नहीं थे, या उनका आना इतना आसान नहीं रहा होगा उस टाइम पे। ये हमने मूवीज़ में भी देखा, लेकिन मूवीज़ में बहुत एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि अशोका का जो थ्रोन एक्वायर करना और उसका जो कोरोनेशन है, उसके बीच में 4 साल का गैप होने का मतलब है कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ अनरेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो स्ट्रगल हुआ था थ्रोन के लिए आफ्टर बिंदुसारा's डेथ। जब बिंदुसारा की डेथ हो गई थी उसके बाद स्ट्रगल चल रहा था, एंड इट वाज नॉट दैट ईजी।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है अशोका के रेन का, दैट वाज हिज विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा। तो कलिंगा जो है, कलिंगा को कोई अपने इसमें मिला नहीं पा रहा था अशोका मौर्य एम्पायर में। तो अशोका ने क्या किया, कलिंगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी, तो उन्होंने उसके साथ में वॉर किया 261 BC में। तो जब वो वॉर करते हैं तो वो वॉर इतना ब्लड वॉर था कि उसके बाद उनका मोह भंग हो जाता है, वो बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर बुद्धिज़्म को ही स्प्रेड करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो जो कलिंगा वॉर थी, ये देखिए, ये कलिंगा का लोकेशन है जो उड़ीसा का लोकेशन है। तो कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। Ashoka fought war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence, he decided not to fight anymore. Kalinga war के बाद अशोका ने कोई वॉर नहीं लड़ा। उसने जो है ओनली किंग था हिस्ट्री में ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। एक वॉर को जीतने के बाद छोड़ देना, लड़ाइयाँ करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक किंग है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, ओनली अशोका, जिसने कि जीतने के बाद लड़ाई को छोड़ा है। हारने के बाद तो सारे छोड़ देते, जीतने के बाद उस लड़ाई को करना छोड़ दिया था। तो ज़्यादा डिटेल नहीं है अबाउट द कॉज एंड कोर्स ऑफ वॉर। द इफेक्ट ऑफ द वॉर वॉज डिस्क्राइब बाय अशोका हिमसेल्फ इन हिज रॉक एडिक्ट 13। जो रॉक एडिक्ट है उसमें उन्होंने कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट था कलिंगा वॉर का वो था अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा मॉन्क थे जिसने उसको बुद्धिज्म दिया, उपागुप्ता। उपागुप्ता जो मॉन्क थे उनसे दीक्षा लेके उस टाइम पे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। बुद्धा तो जा चुके थे, अब उनके सारे के सारे मॉन्क्स थे, तो उपागुप्ता जो मॉन्क है उन्होंने उनको बुद्धिज्म दिलाया था। तो ये जो था, ये एक छोटा सा ब्रीफ स्टोरी था, ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से जो मौर्यन एम्पायर है उसका एक्सपेंशन होता है, किस तरीके से जो है चंद्रगुप्त राजा बनते हैं, किस नंदा डायनेस्टी के जो नंदा डायनेस्टी के जो उस टाइम पे राजा थे उसको हटा के जो है वो राजा बने थे। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन किया था, किस तरीके से अर्थशास्त्र लिखा जाता है, अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया, फिर किस तरीके से बिंदुसारा को राजपाट मिलता है, बिंदुसारा ने उसको फर्दर एक्सपैंड किया, सेल्यूकस निकेटर के बारे में हमने पढ़ा, फिर अशोका एज अ किंग बन के आए। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको बताती हैं कि उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन किस लिए हुआ था। इतना डिटेल में हमने मौर्यन एम्पायर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मौर्यन एम्पायर में उस टाइम की जो पॉलिटी थी, अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में, तब आपको समझ में आएगा कि इतनी ज़्यादा एडवांस पॉलिटी उस टाइम पे हुआ करती थी। एकदम इतना बढ़िया सिस्टम था, टैक्स लिया जाएगा, आर्मी होगी, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 2 में। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।